हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड से है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नेशनल इनकम मेजर करने के तीन मेथड होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे। ये पूरी क्लास, आज की वीडियो सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड पर है। नेक्स्ट वीडियो इनकम मेथड पर जल्दी आ जाएगी। पढ़ते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम क्या होगा। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड national income is the sum total of final goods and services produced by the normal residents within and outside the domestic territory of the country during an accounting year net of depreciation। नेशनल इनकम की एक्चुअल डेफिनेशन ये बनेगी। अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इस डेफिनेशन की कि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू वही वाली लेनी है जो फाइनल आउटपुट बन चुके हैं। यानी इंटरमीडिएट गुड्स यानी रॉ मटेरियल की वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करनी है। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, बार बार ये नॉर्मल रेसिडेंट डेफिनेशंस में आता है। इसका मतलब ये होता है वो लोग या वो इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उन लोगों का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। यानी वो इनकम अर्न करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हैं, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोले जाते हैं। तो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी हो। तीसरी बात, विद इन एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो चाहे इंडिया की बाहर टेरिटरी में हो और उनकी से कमाई हुई इनकम इंडिया लाई गई हो, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट रहेगी हमारे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चौथी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा याद रखिए नेशनल इनकम की जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो एक साल की होती है, अकाउंटिंग ईयर की होती है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जितना भी डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो फिक्स्ड स्टॉक्स पे हो, फिक्स्ड एसेट्स पे हो या स्टॉक्स पे हो, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन लग चुका हो, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका हो, नेट हो चुका हो, तब हमारी नेशनल इनकम बन के आएगी। नेशनल इनकम को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में देंगे तो हम बोलते हैं NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर ही वर्ड नेट आ रहा है, देखो नेट आने का मतलब यही होता है कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका है, समझ गए। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फाइनल goods and services produced by the normal residents within and outside the domestic territory of the country during an accounting year net of depreciation। ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन बनेगी। ठीक, आगे बात करते हैं कि वैल्यू एडिड क्या है और उससे संबंधित जितने टर्म्स हैं वो समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं एक फार्मर है, उसके पास जमीन है, लैंड है, उस लैंड पे उसने कॉटन ग्रो करा और कॉटन ग्रो करने में उसका जो भी रॉ मटेरियल लगा और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लगे, प्लस उसका प्रॉफिट, सब मिला के वो 100 रुपए में इस कॉटन को बेचने के लिए तैयार है। अगर इस कॉटन को मान लेते उसने एक मिल नंबर 1 को बेचा, जिसका काम है इस कॉटन से थ्रेड बनाना, इस कॉटन से थ्रेड बनाना। ये क्या करेगा, 100 रुपए का इससे कॉटन खरीदेगा, प्लस अपने एक्सपेंसेस जो भी थ्रेड बनाने में खर्चा होता होगा इसका, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, लेबर के एक्सपेंसेस, प्लस उसका खुद का प्रॉफिट, सब मिला के इसने जो वैल्यू ऐड करी, मान लेते हैं 20 रुपया ऐड करा, तो ये हो गया हमारा 120 रुपया। 120 रुपए में ये थ्रेड बनाकर एक और मिल को बेच दे रहा है, मिल नंबर 2, जिसका काम है इस थ्रेड से क्लोथ बनाना। ये 120 रुपए का इससे थ्रेड खरीदता है और ये भी अपना एक्सपेंसेस करेगा क्लोथ बनाने में, इसकी भी मशीनरी चल रही होगी, उसका भी डेप्रिसिएशन होगा, प्लस लेबर चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होंगे, प्लस उसका खुद का प्रॉफिट भी होगा। सब मिलाकर मैं मान लेता हूं ये 30 रुपीज ऐड कर रहा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 150 रुपए। मान लेते हैं इस कॉटन को, क्लोथ को इसने एक और मिल को बेच दिया, मिल नंबर 3, जिसका काम है इस क्लोथ से शर्ट्स प्रोड्यूस करना, कॉटन शर्ट्स, और इसने 150 रुपए का इससे खरीदा। सेम चीज ये भी अपनी वैल्यू ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, अपना प्रॉफिट सब मिला के 50 रुपए, तो ये बन जाएगी वैल्यू 200 रुपए। और ये मिल अगर कस्टमर को बेच दे तो वो बेचेगा 200 रुपए। जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, तो ये फाइनल गुड्स की वैल्यू ये मानी जाएगी जो कस्टमर के हाथ में होगी। यानी नेशनल इनकम में, या यहां लिख सकते हैं इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं वैल्यू एडेड की, देखो वैल्यू एडेड का मतलब होता है हर प्रोडक्शन की स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हुआ, और जितना वैल्यू एडेड है वही हमारे देश की नेशनल इनकम भी है। दिखाता हूं कैसे। देखिए इस प्रोडक्शन की स्टेज पे 100 रुपए वैल्यू एड हुई, तो 100 रुपए हो गया। इस प्रोडक्शन की स्टेज पे 20 रुपीज वैल्यू एड हुई, तो 20 रुपीज हो गई। इस प्रोडक्शन की स्टेज पे 50 रुपीज वैल्यू एड हुई, तो 50 हो गया। सॉरी, पहले 30 ले लेंगे, देन इस स्टेज पे 50 ऐड हुई तो 50 ले लेंगे। सब मिला के अगर आप देखेंगे तो ये वही 200 रुपए बन जाएंगे आगे। अगर मैं बात फॉर्मूले की करूं
तो वैल्यू एडेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला रहता है। देखिए अगर एक पर्टिकुलर स्टेज की बात करूं, मान लीजिए मैं मिल नंबर 1 के लिए बात करता हूं, तो इसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा जो इसने आउटपुट प्रोड्यूस करा, यानी 120 रुपए, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल की वैल्यू, तो इसके लिए रॉ मटेरियल की वैल्यू है 100 रुपए। तो ये आ गया, ये वही 20 रुपए वैल्यू एडेड आ गया जो इस प्रोडक्शन की स्टेज में वैल्यू एड हुई थी। सेम अगर मैं इस प्रोडक्शन की स्टेज में लूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा 150 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा 120, तो सेकंड स्टेज की वैल्यू एडेड आ गया 30 रुपए। सेम इस स्टेज का आ जाएगा 200 माइनस 150 50 रुपए। तो हर प्रोडक्शन की स्टेज में जितना वैल्यू ऐड हुआ वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या होता है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced during an accounting year। एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए उनकी मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे सेल्स, जितने का माल बेचा, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। या अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है अगर वो खुद के कंजम्पशन में यूज कर ले, लेकिन उसका प्रोडक्शन वैल्यू देश के जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसे ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब है ओन अकाउंट प्रोडक्शन। समझे? ये सब फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। सेल्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं। सेल्स का मतलब है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर न्यूमेरिकल में सेल्स दे रखा है
और एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट्स को सेल्स के अंदर ही अज्यूम किया जाता है कि वो सेल्स में इंक्लूडेड होगी उसकी वैल्यू। तो यहां हम नोट डाल देंगे, एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन सेल्स। एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन सेल्स। एक्सपोर्ट्स आर नॉट एडेड सेपरेटली। एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली ऐड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है और एक्सपोर्ट्स दे रखी है तो अलग अलग ले सकते हैं, दोनों को जोड़ के ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट सेल्स दिया है तो हमें उसे एक्सपोर्ट्स उसमें इंक्लूडेड मानेंगे। ठीक है, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया हमारा। समझते हैं मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल purchase and other production expenses। जितने भी हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है वो प्लस अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस सम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। याद रखेंगे, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट्स इंक्लूडेड माना जाता है। अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो ये अज्यूम करेंगे कि इंपोर्ट्स उसी में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, इंपोर्ट्स को सेपरेटली नहीं लेना है। नोट डाल लेते हैं सब। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड्स इंपोर्ट्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड रहता है। इंपोर्ट्स आर नॉट एडेड या इंपोर्ट्स आर नॉट टेकन सेपरेटली। इंपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करना है। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मंजे क्या आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू
एडेड, और इधर से लिख देते ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी भी कहते हैं। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अगर हमें GDP-MP कैलकुलेट हो गया है तो हम देश की नेशनल इनकम तक बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, जो कि होता है NDP एट FC, या फिर कह सकते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP में से डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को नेट करने के लिए, ग्रॉस को नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया है, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया गया है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा NDP-FC में। फिर उसके बाद नेशनल इनकम निकलेगी, नेशनल इनकम जिसको हम NNP एट FC कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि होता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये डोमेस्टिक में होता है, इसे हमें नेशनल पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो NDP-FC होता है ना, इसको NDP-FC भी कह सकते हैं। तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA ऐड कर दिया जाता है। इस रूल ऑफ कन्वर्जन के 3 रूल होते हैं, मैं फिर से आपको लिख देता हूं। पहला है ग्रॉस नेट, ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करा जाता है, नेट को ग्रॉस करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन किया है। जैसे हमने ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन किया है। दूसरा होता है नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल को डोमेस्टिक करने के लिए माइनस NFIA होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए प्लस NFIA होता है, ठीक है। और तीसरा होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, MP को FC करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और FC को MP करने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसलिए मैंने MP को FC करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कराए, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA कराए। ये 3 रूल ऑफ कन्वर्जन है, याद रखें। ये 3 रूल्स आर रूल्स ऑफ कन्वर्जन। तो वैल्यू एडेड मेथड से के फॉर्मूले भी यही है और प्रोसेस भी यही है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो वैल्यू एडेड मेथड में 4 स्टेप में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ
प्रोडक्शन सेक्टर्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रोडक्शन सेक्टर्स है कौन कौन से। 3 सेक्टर आइडेंटिफाई होते हैं जो किसी टेरिटरी में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं। ये दोनों प्रोडक्शन सेक्टर है, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, और ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को देखती है। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। स्टेप नंबर 2 आता है एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये दूसरा स्टेप है। अभी भी पीछे बताया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। जितना हर स्टेज प्रोडक्शन की स्टेज पे वैल्यू एडिशन हुआ है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है। थर्ड स्टेप आता है एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, जैसे हम नेट वैल्यू एडेड एट सेक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट एफसीबी कहते हैं। व्हेन डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस are deducted from gross value added at MP, then net value added at FC is estimated। कि जब डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी से, तो नेट वैल्यू एडेड एट एफसी निकल आता है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। इधर लिख देता हूं मैं, स्टेप नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसे हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। ये कैसे निकलता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जैसे ये डोमेस्टिक इनकम आ गई, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, इसमें एनएफआईए को ऐड कर दिया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तब हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। तो ये 4 स्टेप में हमारे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। लास्ट हमारा आज का टॉपिक जो बचता है वो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन समझते हैं। प्रिकॉशंस इन वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहली प्रिकॉशंस, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड
This means value of intermediate goods are not included. केवल और केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू नेशनल इनकम में आएगी। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। बाय द वे, गलती से दोनों इंक्लूड हो जाए तो एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें किसी एक गुड्स या सर्विस की वैल्यू दो बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाए या दो से ज्यादा बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाए। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज more than once in the national income is called double counting। किसी कमोडिटी की वैल्यू को एक से ज्यादा बार अगर नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया है, मान लो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड हो गई और फाइनल की वैल्यू भी इंक्लूड हो गई, तब वो बन जाता है डबल काउंटिंग। ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? हाउ टू अवॉइड? इसके दो मेथड है। पहला है वैल्यू एडिट मेथड, कि हर प्रोडक्शन की स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड होती जाए उसको इंक्लूड करा जाए। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, उसमें किसान ने 100 रुपए वैल्यू ऐड करी थी, मील नंबर 1 ने 20 रुपए, मील नंबर 2 ने 30 रुपए, मील नंबर 3 ने 50 रुपए। इस तरीके से वो 200 वैल्यू बन गई थी। और दूसरा मेथड होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर के हाथ में फाइनल वैल्यू जो गई उसको इंक्लूड कर लो, याद करो वो भी 200 रुपए थी। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप चूज करेंगे तो कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो ये याद रखें, हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अवॉइड करनी है। ठीक है। सेकंड की बात करें, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स is included in national income। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब है सेल्फ कंज्यूम गुड्स। सेल्फ कंज्यूम गुड्स, सेल्फ कंज्यूम गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करे और सेल्फ कंजम्पशन में कंज्यूम कर लिए, मार्केट में नहीं बेचे। तो ऐसे गुड्स जो खुद कंज्यूम कर लिए गए हैं वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ ओन अकाउंट सर्विसेज like services of housewife, kitchen gardening, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये इकोनॉमी में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए are not included in national income।
नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड नहीं करना है। चौथा, सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं, उनकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। कारण यह है, जब ये गुड्स पहली बार फर्स्ट हैंड बिके होंगे नए, तब उस ईयर की नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड कर लिया होगा, इसलिए बार बार इंक्लूड नहीं करें, इसलिए यहां से अवॉइड कर दिया, हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। बट अगर इन गुड्स को बिकवाने के लिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन दी गई है, तो उस ब्रोकर का तो काम ही यही, उसकी तो फैक्टर इनकम, इसलिए उसको इंक्लूड कर लेंगे। बट इफ एनी ब्रोकरेज और कमीशन is paid for sale or purchase of second hand goods is included। अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन दी गई है उन सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने या बेचने के लिए, तो वो इंक्लूड कर ली जाएगी। ठीक है, ये 4 हो गए, 5 और बताता हूं। फिफ्थ देखिए, परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर्स, debentures, bonds, etc. are not included। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ imputed रेंट। imputed रेंट होता है एस्टिमेटेड रेंट। is included in national income। समझिए बच्चों कि ये क्या होता है imputed रेंट। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, कोई इंसान अपने घर, खुद के घर में रहता है, परचेज किए हुए, गवर्नमेंट क्या मानती है कि आप भले ही अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन आप वो सारे बेनिफिट ले रहे हैं जो एक किराएदार अमाउंट पे करके लेता है, किराया देकर लेता है। तो इसलिए जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर के सिमिलर घर की कितनी रेंट की वैल्यू होती जो आप पे नहीं कर रहे हैं, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, वो भी एस्टिमेटेड बेसिस पर रहती है कि सिमिलर घर आपके घर के आसपास अगर लिया जाए तो उसका कितना रेंट होता है, उस रेंट के हिसाब से वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। इसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रिकॉशंस हो गए। मैं बार बार बच्चों को बात बताता हूं, प्रिकॉशंस हमेशा अच्छे से करके जाना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड, जितने भी आर्ग्यूमेंट बेस्ड, डू यू एग्री, क्रिटिसाइज करने वाले क्वेश्चन, जस्टिफाई करने वाले क्वेश्चन, वो 99% क्वेश्चंस प्रिकॉशन से ही बनते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशंस को हमेशा तीनों मेथड के, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड के प्रिकॉशन को बहुत अच्छे से करके जाना है। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी इनकम मेथड पर हम लाएंगे। थैंक यू।